DPO सवात शफीउल्लाह गंडापुर का कहना है कि धमाके में 13 अफराद जाँ भाग हुए। धमाके के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। ये हमारा CTD का ओल्ड कंपाउंड है जी। इसमें बेसमेंट में हमारी एक कोत भी थी, उसमें CTD का एक्सप्लोसिव वो जो केस प्रॉपर्टीज़ होती है जो रिकवरीज करती है वो भी पड़ा था। बम डिस्पोजल यूनिट के एक्सपर्ट्स ने उन्होंने जो ये क्राइम सीन सारा इंस्पेक्ट किया है कि ये कोत में अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोत में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ब्लास्टिंग हुई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है वो CTD की इस बेसमेंट वाली कोत से हुआ है। बाहर से कोई इस तरह का अटैक या बाहर से खुदा न खास्ता कोई इस तरह की कोई और सुइसाइडल उस तरह की कोई भी एविडेंस हमने पूरा ये छानबीन करके पूरा क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके और अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस करके तो वो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही कि बाहर से खुदा न खास्ता अटैक हुआ है। बार बार वो वक्फे से 20 मिनट के बाद और फिर 32 मिनट के बाद वो ब्लास्ट होते रहे, तो वो वाजे करते हैं इस चीज़ को कि वो ग्रेनेड और एक्सप्लोसिव जो पड़े थे वो फट रहे थे, उससे हमारा नुकसान हुआ। इंतहाई अफसोसनाक बात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। ISPR का कहना है आर्मी चीफ चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। 4 रोज़ा दौरा है, सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं और दौरे का मकसद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन में फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर इत्तलात का कहना है वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई, न इसकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा है कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई, न इसकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है मुल्क में एक ही दिन साफ और शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस किसी की बात ना सुने, कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। तमाम असम्बलियाँ 16 अगस्त को मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत ख़त्म होकर निगरान सेटअप आ जाएगा। इलेक्शन इसी साल में होंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो तो फिर उनके नताइज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। इलेक्शन का फ्री होना और फेयर होना और उसके नतीजों के ऊपर पूरे मुल्क का एतमाद होना जो है वो इतना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। ऐसा इलेक्शन हो जिसके नतीजे को सभी तस्लीम करें। 16 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो है वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, आइन में लिखा है। ओ भाई 90 दिन में आइन में अगर लिखा है इलेक्शन तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, KPK में जो है वो आइन लागू नहीं होता। वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। नवाबशाह में जरदारी बरादरी के मौज़ज़ीन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपने वालिद हाकिम अली जरदारी के बाद मैं आगे आया था और मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी आगे आएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा यह हमारी हुकूमत नहीं है बल्कि हम इस हुकूमत में शरीक हैं। हमारे पास जो वजारतें हैं इनमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को निकाला है। इमरान खान ने कहा है इक़्तिदार में आकर बदले नहीं लेंगे, रियासती इदारों में मेरिट लाएंगे। मुल्क में ऐसे हालात पहले नहीं देखे। मुल्क और आइन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। 27 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। चेयरमैन PTI ने ईद के हवाले से कारकुनों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है
اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. ہم ادارے مضبوط کریں گے. عدلیہ کا ادارہ ہے, فوج کا ادارہ ہے, بیوروکریسی ہے, پولیس ہے. ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا. ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں. ہمارے دور میں جو 1 سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے. لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے, لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی, پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا. قانون سے اوپر کوئی نہ ہو. اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا کہ اگر یہ اس خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو لہٰذا الیکشنز ہی نہ کرواؤ اور آئین کے خلاف چلے جائیں اور سپریم کورٹ کے خلاف چلے جائیں, تو آج میں ساری قوم کو کہتا ہوں آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں. کیونکہ اگر آپ نے احتجاج نہ کیا اس کا مطلب کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا. عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس 31 کی بجائے صرف 7 اراکین اسمبلی نے شرکت کی. پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ. خواجہ فاروق آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نامزد تحریک انصاف آزاد کشمیر کی صدارت کی ذمہ داری سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کے سپرد ہوئی. سابق وزیر اعظم تنویر الیاس وزارت عظمیٰ کے بعد پارٹی صدارت سے بھی فارغ ہو گئے. انوار الحق کی قیادت میں فارورڈ بلاک پہلے ہی علیحدگی اختیار کر چکا ہے. زمان پارک لاہور پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض امیدواروں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. لاہور, فیصل آباد اور راولپنڈی کے امیدواروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. عمران خان کی جانب سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. زین علی کی رپورٹ دیکھیے. تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملنے پر متعدد امیدوار ناراض. تحریک انصاف کے ٹکٹوں کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی احتجاج کا سلسلہ جاری. عید کے ایام میں بھی زمان پارک کے باہر ناراض امیدواروں کا احتجاجی مظاہرہ. لاہور کے حلقے پی پی 158 اور پی پی 162 کے امیدواروں اور ان کے حامیوں نے احتجاج کیا. فیصل آباد کے حلقہ پی پی 110 اور راولپنڈی کے حلقہ پی پی 15 کے امیدوار بھی سراپا احتجاج. امیدواروں اور ان کے حامیوں نے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی. کارکنان کی جانب سے پیراشوٹر نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے. امیدواروں نے دعویٰ کیا کہ کئی سال سے پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں, ٹکٹ نہ دے کر ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے. دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف ناراض امیدواروں نے ریویو کی درخواستوں میں ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیے. پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ریویو کمیٹی نے کام کا آغاز بھی کر دیا. کمیٹی پنجاب بھر سے ناراض امیدواروں کی درخواستوں کا جائزہ لے گی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ریویو درخواستوں کو دیکھنے کے بعد پارٹی ٹکٹوں میں تبدیلی کے متعلق اپنا فیصلہ دیں گے. مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز لاہی نے کہا ہے حکومت تاریخ پر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتی. قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چودھری پرویز لاہی, چودھری وجاہت حسین اور راسخ الہی سے مختلف سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی. سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے مذاکرات کی مہلت ختم ہونے والی ہے. حکومت مذاکرات کے بجائے بدستور سپریم کورٹ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے. وہ مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے. شہباز شریف سپریم کورٹ کو چکمہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چودھری پرویز لاہی نے کہا نون لیگ کی طرف سے بوائیکاٹ کی باتیں اعتراف شکست ہے. کراچی سے خبر ہے ایف پی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے. گرفتار ملزم متعدد وارداتوں میں ملوث ہے, گروپ بنا کر وارداتیں کرتے تھے. گرفتار ملزم کے گینگ کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے. ایف پی انڈسٹریل ایریا کراچی میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور 2 ساتھی فرار ہو گئے. گرفتار ملزم متعدد وارداتوں میں ملوث ہے. لطیف آباد سے خبر ہے عید فیسٹیول میں لگائے جانے والا سٹیج گر گیا. متعدد افراد زخمی ہو گئے. جس وقت واقعہ پیش آیا سٹیج پر حیدرآباد کے مقامی فنکار گانا گا رہے تھے. گانے کے دوران گنجائش سے زیادہ افراد سٹیج پر چڑھ گئے تھے تو گر گیا. اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے. لطیف آباد میں عید فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا لیکن عید فیسٹیول میں لگائے جانے والا سٹیج گر گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے. جس وقت واقعہ پیش آیا سٹیج پر حیدرآباد کے مقامی فنکار گانا گا رہے تھے.
लकी मरवत पहाड़ खेल थल में पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका हम कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के मतलूब 2 अहम दहशतगर्द हलाक जबकि CTD इंस्पेक्टर शहीद हो गए। पुलिस और CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। टीम के पहुंचते ही मुखालिफ सम से जवानों पर हैंड ग्रेनेड और फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग से कालादम तंजीम के मतलूब 2 अहम दहशतगर्द हलाक हो गए। हैंड ग्रेनेड फेंकने और फायरिंग से ऑपरेशन टीम के CTD इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और एक एहलकार इरफान जख्मी हो गए। जावेद इकबाल जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्द CTD को मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। आपको बताएं कि लकी मरवत पहाड़ खेल थल में पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई है। फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के मतलूब 2 अहम दहशतगर्द हलाक जबकि CTD इंस्पेक्टर शहीद हो गए। पुलिस और CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। टीम के पहुंचते ही मुखालिफ सम से जवानों पर हैंड ग्रेनेड और फायरिंग की गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। फसलें तबाह होने की वजह से मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हो गया। आलमी सतह पर अफरात ज़र की बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। रिपोर्ट देखिए। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में फसलों की बड़ी तबाही हुई। फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाज़ुन खराब हुआ। मकामी तौर पर महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से बचने के लिए माहिरीन की जरूरत है। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 1730 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाब ने 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासिर किया जबकि पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब के वादे हुए जबकि एशियाई बैंक ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात पर काबू पाने के लिए $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि साल 2022 में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की गई जबकि एशियाई तरक्याती बैंक और इसके पार्टनर्स ने पाकिस्तान को $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की सेहत के लिए प्रोजेक्ट्स जारी हैं। साल 2022 में पाकिस्तान को $2.6 अरब के रियायती कर्जे दिए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया में $31.8 अरब की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। एशियाई बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में आलमी सतह पर महंगाई और अफरात ज़र का जिम्मेदार रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को ठहराया। आलमी इदारा सेहत का कहना है पाकिस्तान में गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब की वजह से मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आने से मलेरिया के केस से 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में मलेरिया के इन्फेक्शन और अमवात में तेजी से इजाफा हो गया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस होने वाली बारिशों और सैलाब के बायस पाकिस्तान में मलेरिया के केसेस बढ़ गए हैं। WHO के सरबराह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाली आफात से जाहिर होता है कि अब इनसे निजात हासिल करने का वक्त आ गया है। उनका कहना था कि अगर मलेरिया मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बदतर हो रहा है तो हमें इसे पीछे धकेलने के लिए काम करने की जरूरत है। WHO के सरबराह ने कहा कि मलेरिया के खिलाफ जंग में कुछ पेशरफ्त हुई है लेकिन अब भी हर मिनट में एक बच्चा इस बीमारी से मर जाता है। वो ममालिक जिन्हें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बहुत ज्यादा खतरे का सामना है वहाँ मलेरिया का मसला भी संगीन है। हर गाँव में कमेटी हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है जिसके पास टेस्ट और इलाज का सामान मौजूद हो। मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को है। WHO ने 2021 में कहा था कि दुनिया भर में मलेरिया के 24 करोड़ 70 लाख केसेस हैं और 6,19,000 अमवात मलेरिया की वजह से हुई। इसके बाद घाना, कीनिया और मलावी में 10 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई। शहर लाहौर को लाहिक पानी का मसला आज का नहीं है। अंग्रेज दौर में भी मुश्किलात आई। ब्रिटिश सरकार ने 1883 में लाहौर के पहले वाटर सिस्टम की बुनियाद रखी और उस वक्त का जदीद स्टीम इंजन बरतानिया से इंपोर्ट किया। ये देव हैकल इंजन आज किस हालत में है बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। के साथ लाहौर में बहुत कुछ बदला है लेकिन अभी शहर के कदीम इलाकों में मुगलिया दौर और बरतानवी राज की निशानियां मौजूद हैं। बादामी बाग लारी अड्डे के करीब सुर्ख ईंटों की ये खंडर नुमा इमारत भी अपने अंदर एक अहद को समोए हुए है। यही वो इमारत है जहां लाहौर के पहले वाटर सिस्टम की बुनियाद रखी गई और स्टीम इंजन की तनसीब की। ब्रिटिश सरकार ने 1883 में ये स्टीम इंजन लाहौर की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बरतानिया से इम्पोर्ट किया था जो 90
90 साल तक ऑपरेशनल रहा। इमारत में जहाजी साइज के स्टीम इंजन का ढांचा आज भी मौजूद है। कभी इसकी बदौलत शहर भर की पानी की जरूरियात पूरी की जाती थी। इस इंजन से मुंसलिक पाइपलाइनें और वाटर रिजर्वायर आज भी ऑपरेशनल हैं, जो पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी जो डिलीवरी लाइंस हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। जो 20 इंच डाया की 2 डिलीवरी लाइंस हैं, वो आज भी ऑपरेशनल हैं। उन्हीं लाइनों की मदद से हम आज भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिजर्वायर्स भी आज ऑपरेशनल, वही ऑपरेशनल है आज। 1970 के बाद स्टीम इंजन से बाकायदा काम नहीं लिया गया, ताहम वासा ने इसे असली हालत में महफूज कर लिया। हुकूमती अदारे इस नादिर यादगार को महफूज तो करना चाहते हैं, मगर ये मंसूबा कभी हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं रहा। लगभग 150 साल पुरानी ये इमारत और मशीनरी आज भी हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पेशावर में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया हेरिटेज ट्रेल का मंसूबा अदम तवज्जो के बायस टूट फूट और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। मंसूबे से मतलूबा मकासद भी हासिल ना हो सके। पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सूबाई हुकूमत ने 4 साल कबल तारीखी घंटाघर और तहसील गोरगटली के दरमियान हेरिटेज ट्रेल तामीर किया था। मंसूबे के तहत 85 घरों और दुकानों को खूबसूरत और कदीमी अंदाज में बहाल किया गया, लेकिन देखभाल के लिए किसी किस्म का इंतजाम न होने से इसकी हालत दोबारा खराब हो गई। हेरिटेज ट्रेल मंसूबे के लिए पहले मरहले में 31 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, ताहम इस मंसूबे की तकमील पर लागत 50 करोड़ रुपए से तजावज कर गई। पुराने घरों और दुकानों की तज़ीन व आराइश समेत बैठने के लिए बेंच, खूबसूरत डिजाइन की स्ट्रीट लाइट्स और गलियों के लिए लकड़ी से बनाए गए दरवाजों समेत फूड स्ट्रीट भी बनाया गया था। हेरिटेज ट्रेल की देखभाल के लिए 4 साल बाद भी किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया। इलाका मकीन कहते हैं कि हुकूमत का अच्छा मंसूबा था, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। इन्होंने तो अच्छी सोच की थी पेशावर सिटी के लिए, लेकिन ये वो करामत नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग आ रहे थे, अब आना भी छोड़ दिया उन्होंने। जो बेंचेस लगाए गए थे और जो पुरानी इमारतें थे उनको सजाया गया था, उन पे काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन अब वो चंद साल हो गए हैं कि वो देखभाल ना होने की वजह से वो टूट फूट का शिकार है। हेरिटेज ट्रेल मंसूबे के क़याम का बुनियादी मकसद तारीखी मकामात की बहाली समेत सियाहों को इसकी जानिब राग़िब करना था। पेशावर में तारीखी अहमियत के हामिल मकामात की बहाली खुशाइंद इक़दाम है, ताहम इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात भी ज़रूरी है। कैमरामैन नासर नईम के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।